और ट्रेड डील जैसे इवेंट्स को मार्केट अब पचा चुका है। अर्निंग सीजन अगले 10 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। अब सबकी नज़र कल की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर है। ऐसे में बात करते हैं एक ऐसे शख्स से जो इन सब पर एक काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट और एक्सिस कैपिटल के हेड ऑफ ग्लोबल रिसर्च नीलकंठ मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। नीलकंठ जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। बजट आगे चला गया, ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हो गई, कल पॉलिसी भी आ जाएगी। कैसे देखा आपने इन मेजर मैक्रो इवेंट्स को मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से? मैंने जब जब ट्रेड डील के बाद जब आपके सिस्टर चैनल पे जब मेरे से सवाल ये पूछा गया था ट्रेड डील के बाद, तो मैंने कहा था कि मैं वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वेट ब्लैंकेट। तो सी बजट वाज प्रेडिक्टेबल। आई थिंक सरकार की मंशा भी यही है कि हर साल बजट में कुछ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। सरकार अपने फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन कर रही है। बजट में उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, और जो रिफॉर्म का साइकिल है, रिफॉर्म अनाउंसमेंट का साइकिल, वो सालों भर चल सकता है, उसको बजट में ही अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड डील में भी आई थिंक करेंसी पे बहुत बड़ा ओवरहैंग था, वो जो हट गया है। आई थिंक इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। ट्रेड डील साइन होने से नॉन टेक एफडीआई में भी काफ़ी आई थिंक थोड़ा मोमेंटम आ सकता है। बट बाय एंड लार्ज हमारी इकोनॉमी जो है वो ट्रेड डील के बिना भी ठीक ही कर रही थी। हमारे एक्सपोर्ट्स भी ठीक ही कर रहे थे। मैं आपको समझा सकता हूँ क्यों हमारे गुड्स एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं पड़ा था। कुछ एक सेक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बट पूरी इकोनॉमी के लिए इस ट्रेड डील का अपने आप में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। और मुझे लगता है, मेरा मेरा अनुमान है कि जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है वो एनीवे ये जो आईपा टैरिफ्स हैं इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर देगी, और उसके बाद फिर वो एक स्टैंडर्ड ड्यूटी हर देश पे लग जाएगी, और हमारे पे जो 18% लगी है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। अ, वैसे ही जो पॉलिसी डिसीजन कराना है, वो रेट्स पे जो भी डिसीजन हो, एक सबसे बड़ी समस्या है और एक बहुत ही, मैं कहूँगा, गंभीर समस्या है। वो है लिक्विडिटी मैनेजमेंट की। वो है जो जो सरकार की फिस्कल डिसिप्लिन बॉन्ड यील्ड्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, और ये इसलिए क्योंकि लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो है थोड़ी, आई थिंक सरकार की तरफ से भी बदलाव चाहिए, थोड़ा आई थिंक आरबीआई को भी मेहनत करनी होगी। उस समस्या को हम कितनी जल्दी उसका सुझाव खोज सकते हैं, उसका उसको उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या। आई थिंक रेट्स ऊपर नीचे 25-50 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट ना भी करें, ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये हेडलाइन ग्रैबिंग इवेंट्स हैं, बट उसका आई थिंक मार्केट पे असर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा और ज्यादा एक्सपेक्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, वेट ब्लैंकेट मुंबई में ठीक है, दिल्ली वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन नीलकंठ जी, एक सवाल और आपसे मार्केट की। और सच बताऊं तो आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने ये एक कॉन्ट्रा और बोल्ड व्यू रखा है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको मुबारक। अर्निंग्स रिकवरी हमारे लिए एक मिराज रही है पिछले कई क्वार्टर से। क्या ये मार्केट के लिए अभी भी आगे जाते हुए दिक्कत बनी रहेगी, या कुछ ग्रीन शूट के साइन दिखे इस अर्निंग सीजन में? जी, मैं तो नवंबर से कह रहा हूँ कि जो जो अग्रेसिव अर्निंग्स कट्स थे अक्टूबर 24 से लेके अक्टूबर 25 तक, वो आगे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो जो साइमल्टेनियस फिस्कल और मॉनेटरी टाइटनिंग हो रही थी एक ही साथ दोनों जगह पे, एक थोड़ी आई थिंक पॉलिसी में गलतियां भी थी मॉनेटरी साइड पे, बट वो मोर और लेस अब एड्रेस हो गई हैं। क्रेडिट ग्रोथ का पिकअप जो मैं उम्मीद कर रहा था जो जनवरी से होगा, वो नवंबर से ही होना शुरू हो गया, लेट अक्टूबर से ही। तो मुझे लग रहा था कि जो अर्निंग्स कट्स का जो सिलसिला चल रहा था अक्टूबर 24 से, वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन वो कंपनी स्पेसिफिक, आई थिंक एयरलाइन कंपनी, ग्लोबल ऑटो कंपनी, इनकी अर्निंग्स जो हैं दिसंबर में काफ़ी जोर से गिरी। जनवरी में भी मे बी एक लैग्ड इफेक्ट जो है पिछले क्वार्टर का, तो थोड़ा अर्निंग्स जो है वो उतना पॉजिटिव मोमेंटम नहीं था। फिर भी निफ्टी के लेवल पे कट्स ही हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो 12-15% ऑफ इंडेक्स है, जिसका अर्निंग्स जो है थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी।
तो वो अब हम कह सकते हैं कि ये वो अंग्रेजी में एक शब्द है इडियोसिंक्रेटिक, कि भाई एक स्पेसिफिक कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज के कारण हो रहा है, और इकोनॉमी बाय एंड लार्ज ठीक ही कर रही है। लेकिन जब तक ये मंथ आफ्टर मंथ हर महीने अगर ये मोमेंटम नहीं दिखता है, तो फिर मार्केट अब कहेगा कि चलिए आप बहुत दिन से बोल रहे हैं, जब आप अर्निंग्स दिख जाएं तब हम रिएक्ट करेंगे। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका भी मुझे लगता है, क्योंकि आप देखें अगर एक एक महीने में ब्राजील और कोरिया 17% चल जाते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में अर्निंग्स बढ़ी, और ब्राजील में तो और भी कुछ है, और बहुत सारे इकोनॉमीज जो है अच्छा कर रही हैं। तो उसमें अगर हमारे अर्निंग्स अभी भी कट हो रहे हैं, तो हम कितना भी कह लें कि भाई अगर 12-14% ग्रोथ इस साल आ सकती है, और मेरा मेरा अनुमान है कि वो आएंगी, जब तक उसका पूरा क्लियर एविडेंस नहीं आता, वो हर महीने 2-3 महीने तक लगातार हम देखें कि स्टेबिलिटी आ गई है, तब तक शायद मार्केट उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ओके। अच्छा, नीलकंठ से नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ मैं। ये जो डी डॉलराइजेशन ड्राइव थी, आई मीन डॉलर काफ़ी वीक पड़ा, उसके बाद गोल्ड सिल्वर में सर हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखा। मैं गोल्ड सिल्वर की बात इसलिए छेड़ रहा हूँ क्योंकि एक तो सेंटिमेंट इन इक्विटी मार्केट्स वो भी ड्राइव करते हैं, वो भी ड्राइव होता है उससे। दूसरी बात, हमारे बहुत सारे स्पेस की अर्निंग्स उससे जुड़ी हुई हैं। क्या लग रहा है सर आपको गोल्ड सिल्वर पे आपका टेक? और एक और चीज़, डी डॉलराइजेशन ठीक है, लेकिन अगर फेड के नए चेयरपर्सन जो होंगे, अगर वो यूएस में ब्याज दरों की कटौती की प्रक्रिया को बहुत तीव्र गति से चलाते हैं, तब गोल्ड सिल्वर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, एक चीज ये है कि डी डॉलराइजेशन को डॉलर के लेवल से हमें लिंक नहीं करना चाहिए। तो इसमें तीन अलग अलग चीजें हैं। एक है कि जो ट्रेड वेटेड डॉलर है या डॉलर का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो किस लेवल पे है। दूसरा है कि डॉलर की का उपयोग जो है वो इनवॉइसिंग में, ये जो 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 खरीद फरोख्त होता है ग्लोबल ट्रेड में, अ, उसमें उसका उपयोग कितने इंटेंसिवली हो रहा है। और तीसरा है कि जो जिन देशों को फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बना के रखनी होती हैं, वो उसमें कितना डॉलर रख रहे हैं और किसी और करेंसी को रख रहे हैं, गोल्ड कितना बना रहे हैं। ये तीनों चीजें जो हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जो जो DXY है, जो ट्रेड वेटेड डॉलर है, वो 2009 में 78 पे पहुंच गया था, 78। और वो एक साल पहले, 1.25 साल पहले 116 पे था। फिर वो घट के 108 हुआ, अभी 97, 96, 98 पे घूम रहा है। वो हो सकता है एक साल में 88 हो जाए, लेकिन इससे कौन सी करेंसी में लोग इन्वॉइस कर रहे हैं उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, नहीं कि वो फॉरेन बैंक्स जो जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो कितने रिजर्व्स में रख रहे हैं। तो डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड जो है उसको हमें डॉलर के लेवल से डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। डॉलर और गिर सकता है क्या? मेरे हिसाब से 3 साल में, 5 साल में, आई थिंक अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अच्छे से रिवाइव करना है, तो बिना डॉलर गिराए कोई समाधान नहीं है। वो केविन वॉश हो या कोई और डव हो, और आप देखें केविन वॉश की खुद की हिस्ट्री, ठीक है, वो थोड़े उनके हॉकिश व्यूज हैं कुछ इश्यूज पे, बट आप ये मान के चलें कि एक आदमी के व्यूज से देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। तो अगर अमेरिका की इकोनॉमी को जरूरत है कि डॉलर वीकेंड हो, तो डॉलर को उनको वीकेंड करना पड़ेगा। वो हमेशा कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में सेंट्रल बैंक का क्या रोल है, उसको वो उसके देखने के उनका उनका जो जो स्टाइल है या जो उनका अप्रोच है, वो थोड़ा पिछले गवर्नर से अलग है, ये मानना चाहिए। बट उसके अलावा वो डॉलर को कहाँ ले जाएंगे उसका कोई लिंक नहीं। गोल्ड और सिल्वर में एकदम आपने सही ऑब्जर्व किया कि केविन वॉश के अनाउंसमेंट के बाद एक जबरदस्त गिरावट आई। बट आप देखें कि फिर वो 4600 का गोल्ड जो है वो 5000 के ऊपर जा चुका है, शायद से 4800 था कल, 48-50 में भी। बट पॉइंट बीइंग दैट अगर आप 3-5 साल का व्यू देखें और लगे कि गोल्ड के प्राइसेस या डॉलर का वैल्यू जो है वो काफी गिरना चाहिए, तो गोल्ड हो सकता है और चल जाए। सिल्वर पे मेरे व्यूज जो हैं बहुत इन्फॉर्म नहीं है। मेरे हिसाब से वो लोग उसको करेंसी प्रॉक्सी मानते हैं, वो है नहीं। उसके जो जब
जब वो 30% गिरा, तो जब जितने लोग मुझे समझा रहे थे कि उसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत बढ़ गया है, वो पता नहीं शायद एक दिन में इतना कमजोर कैसे हो गया। बट सी, अगर सोलर पैनल में ही सिल्वर पहले सिल्वर का वैल्यू जो था वो 2-3% होता था, वो इतने दाम बढ़ने के बाद वो 34% हो गया था। तो अब सोलर पैनल का दाम तो बढ़ाने नहीं लगेंगे लोग। सो बहुत सारे यूजेज हैं। सिल्वर थोड़ा गोल्ड से अलग देखना चाहिए मेरे हिसाब से। बट अगर आपको स्पेकुलेट कर रहा है तो उस पे मतलब वो तो सट्टा है, लोग करें। बट मुझे लगता है 3-5 साल के हिसाब से गोल्ड जो है अभी भी ठीक ही इन्वेस्टमेंट रहेगा। बिल्कुल। अच्छा नीलकंठ जी, एक पॉसिबली आपसे आखिरी सवाल। अ, जो 2 दिनों से यूएस में एआई को लेकर, वो एंथ्रोपिक के लेटेस्ट टूल को लेकर जो हाहाकार मचाया, जो जिसमें हमने इंडियन आईटी सर्विसेज स्टॉक्स पर भी ब्रूटल फॉल देखा। कल इन्फोसिस जैसे बड़े स्टॉक 7-8% नीचे गिरे, आज थोड़ी रिकवरी है। इस पूरे के पूरे इवेंट को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, कि एआई के कारण काफी कुछ बदलेगा मुझे लगता है। इवन जो काम हम करते हैं या जो हम सेल साइड एनालिस्ट करते हैं, इसमें भी काफी बदलाव होगा। अभी आप किसी एक अच्छे लार्ज लैंग्वेज मॉडल से सवाल जवाब शुरू करें, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे, जो फाइनेंशियल व्यूज हैं या डेटा की समरी है, किसी कंपनी को आपको दूसरी कंपनी से कंपेयर करना है, आप हमारे इन्वेस्टर्स छोड़े, मैं खुद बहुत उसका उपयोग करता हूँ। कि कोई बड़ा डॉक्यूमेंट समराइज करना है, किसी कॉम्प्लेक्स इशू पे व्यू लेना है, तो बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं। हमारी जॉब्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं। वो तो क्योंकि सॉफ्टवेयर तो सबसे स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, उसका तो जो भी सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है वो लिखा हुआ है। भाषा में, नॉलेज में बहुत कुछ है जो ट्रांसक्राइब नहीं है, वो लिमिटेशन है। तो इसलिए शायद हमारी नौकरी थोड़े दिन बाद खतरे में आएगी। लेकिन सॉफ्टवेयर में, बट इसका एक्सट्रापोलेशन कि इसके कारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये भी गलत है। आप देखें कि अगर सॉफ्टवेयर के दाम कम हो जाते हैं तो तो उसका उपयोग बढ़ जाएगा। लोग माइक्रो साइट्स बनाएंगे। मेरा एक मित्र है जो 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 ग्रोसरी कंपनीज को ऑनलाइन स्टोर फ्रंट बना के देता है। वो कह रहा था कि अब वो ऑफ कोर्स उसकी ग्लोबल बिजनेस है, वो बड़े से बड़े ग्लोबल रिटेलर्स उसके क्लाइंट्स है। लेकिन वो कह रहा था कि उसके दिल्ली में, बंगलोर में कोई है जिसके 5 स्टोर्स हैं, 3 स्टोर्स हैं, 4 स्टोर्स हैं, 1 स्टोर है। वो भी अब वेब स्टोर फ्रंट बना के वो चाह रहे हैं कि जो क्विक कॉमर्स कंपनीज का पैरेलल एक सेटअप क्रिएट कर दें अपने नेबरहुड के लिए। तो ये सब मुमकिन ही नहीं था अगर सॉफ्टवेयर बहुत महंगा होता। तो इसमें बहुत नीजक रिएक्शंस आएंगे। आपने देखा होगा जब क्लाउड आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई जो 100 डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, वो उसमें अब एक आदमी से काम चल जाएगा। मेरे ख्याल से वैसा बदलाव होगा। बहुत सारी कंपनीज को अपनी स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ेंगी। आज ही एक कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो जो वो कह रही है कि एआई इज अ टेलविंड नॉट अ हेडविंड। तो इसमें डिसरप्शन होगा, इसमें नए लीडर्स आएंगे, और इस अनसर्टेनिटी को का मतलब है कि पी मल्टीपल्स गिरेंगे। बट इसका ये मानना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की पूरी नौकरी चली जाएगी, ये थोड़ा अतिशयोक्ति होगी इस समय में। बट अनसर्टेनिटी है और इसके कारण पी मल्टीपल्स गिरना आई थिंक काफी काफी मुमकिन है। नीलकंठ जी, एक बात बताऊं, वैसे मैं अगर वैसे खैर एआई मैं भी खूब यूज़ कर रहा हूं और अपने पूरे उसमें काफ़ी यूज़ कर रहा हूं। आप जो बात कह रहे हैं ना कि अगर आपकी नौकरी पर खतरा है, अगर जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 4 होल्डर और आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट, अगर उनकी नौकरी पर खतरा है, तो फिर तो इस देश में किसी की नौकरी पे वो अगर मैं अपने बेटे के साथ जब ये कॉम्पिटिटिव मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तो अब तो खैर जंग लग गए दिमाग पे, लग गया दिमाग में। लेकिन जब कभी सवाल पे अटकते हैं तो सीधा वो ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे जाते हैं और क्या उम्दा सॉल्यूशंस वो देते हैं। तो जेई तो उसके लिए बहुत लक्ष्य नहीं नहीं, लगाना खैर लगे। नहीं नहीं, आपकी बात मैं समझ गया। एआई काफ़ी चीज़ें चेंज कर रही हैं। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया नीलकंठ जी। और जो बात मैं कह रहा था वीरू, ऑल इंडिया रैंक 4 थी नीलकंठ जी की। जो मतलब कहते हैं कि जो टॉप 10 जेई रैंक होल्डर्स होते हैं वो एक अलग प्रजाति होती हैं। तो बिल्कुल ही मतलब वो सोच भी नहीं सकते कि क्या उनकी जो थॉट प्रोसेस होती है कैसी होगी। बट नीलकंठ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है आपके साथ बात करके, ऑलवेज। थैंक यू सो मच। चलिए।